नमस्कार, मैं मोविन नाजरेत और सौद क्लिक न्यूज़ मीडिया में। मैं हूँ मुंबई में और आज हम खास संवाद करेंगे हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा के लिए मुंबई जनता दल सेक्युलर के वर्किंग प्रेसिडेंट सर सलीम भाटी जी। और जैसे ये पता है कि जो एक वर्ष जो किसानों का संघर्ष पूरे देश में और देशवासियों ने देखा है, उसमें सलीम भाटी जी ने उनके पक्ष ने एक मुख्य भूमिका अदा किया है। जहाँ मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ है, आंदोलन हुआ है, या फिर वो बैंड्रा हो, जोगेश्वरी हो, आज़ाद मैदान हो, चर्चगेट हो, वहाँ जनता दल सेक्युलर और सलीम भाटी जी वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने जो किसान भाइयों को जो ऊर्जा प्रदान किया है, कहीं ना कहीं हमें उनके कार्य का तारीफ़ और प्रशंसा करना चाहिए। इस खास संवाद के लिए हमारे साथ मौजूद है जनता दल सेक्युलर के वर्किंग प्रेसिडेंट सर सलीम भाटी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो एक वर्ष का जो संघर्ष चला किसानों का केंद्र सरकार के साथ, आखिर में मोदी जी ने हार स्वीकारा और किसान भाइयों का जीत हुआ है। सर, इसको आप कैसे देखते हो? ये किसान भाइयों के जीत के साथ साथ पूरे देश की जीत है। इसमें सभी लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, पूरा मतलब भारतवर्ष ही उसके लिए लगा और ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत से पूरे भारत के अंदर एक नया परिवर्तन होने वाला है। और जो जीत थी मोदी जी की, उस जीत को हार में लोगों ने बदल दिया और किसान के साथ में पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, इसलिए उनकी जीत हुई। और दूसरे भी मामलात अगर आप लोगे तो उसमें भी अगर ऐसी होगा, अगर डॉक्टरी का है, लोग वो ये मील वगैरह बेच रहे हैं, अगर एक साथ में सब संघर्ष करेंगे तो सबकी जीत होगी। मिल के करना है। देखिए, कोई परमानेंट नहीं होता, दुनिया में कोई परमानेंट नहीं होता है, सबको सत्ता परिवर्तन होता है। 70 साल में कांग्रेस का देखिए कैसे पतन हुआ, ऐसे इसका भी पतन हुआ है। शुरुआत तो हो चुकी है, दिल्ली गई इनके हाथ से, पश्चिम बंगाल गया इनके हाथ से। अब मेरे हिसाब से 5 में से लगभग 4 देश इनके हाथ से जा रहे हैं और चौथे भी इसमें इनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी चौथी जगह पे। कल देखिए मौर्य जी चले गए, उनके साथ में 15-16 लोग और MLA जा रहे हैं आज, तो इनका बहुत हालत बहुत ख़राब है। तो मेरे हिसाब से सब अगर मिलकर संघर्ष करेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है। सर, आपने दिल्ली और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। सर, जब चुनाव होते हैं कोई राज्य में, हमारी मीडिया आप तक पहुंचती है राय लेने के लिए और आपका समीक्षा लेने के लिए, क्योंकि आपका समीक्षा एक ओपिनियन पोल को लेके बहुत ही सटीक होता है। सर, दिल्ली का चुनाव हो, आपने कहा था अरविंद केजरीवाल सत्ते में आ गए। हमने पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा था, आपने कहा कि दीदी वापस आ रहे हैं। सर, आने वाले अगले महीने में 5 राज्यों का चुनाव है, मणिपुर, गोवा, उत्तरांचल, यूपी और पंजाब। तो सर, जो आज जो रुझान दिखा रही है बीजेपी का, वो हर काफ़ी राज्यों में पिछड़ते जा रही है। तो सर, क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन इसका मुख्य भूमिका अदा करेगा? ये किसान आंदोलन नहीं था, एक देश का आंदोलन था। किसान तो बेचारे बहुत मतलब उन्होंने किया, अपने लिए लड़े, देश के लिए लड़े, किसान को कोई तकलीफ नहीं थी। और जो किसानों ने भूमिका पैदा की है देश के लिए, वो एक बहुत ही सम्माननीय बात हुई है। और इसका खामियाजाना बीजेपी को 5 राज्यों में भुगतना पड़ेगा। यूपी जा रही है उनके हाथ से, गोवा भी जा रहा है और पंजाब तो उनके हाथ में था नहीं। उत्तराखंड के आपने हाल देख ली है, उनको एकदम 100% वहाँ से जा रहे हैं लोग और इनकी पतन शुरू हो चुका है। और ये अगर अब की बार ये हारे तो 2024 में इनको बहुत मुश्किल होगा। और मैं तो बोलता हूँ, अगर इनको तुमने हराया तो डीजल वो 65-70 से आ जाएगा, पेट्रोल भी 80-85 तक आ जाएगा। और जो अपने एयरपोर्ट वगैरह बिक रहे हैं, अपनी जो रेलवे बिक रही है, वो सब बंद हो जाएगी। तो आप लोगों से, पूरे भारत से मेरी विनती है कि जो मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, JDS का हो, जनता दल का हो, JDU का हो, जो मजबूत है उम्मीदवार उसी को वोट दो, अपने वोट को ख़राब मत करो। और अगर हम लोग को इनको हराना है तो हमारा जैसे हमने दिल्ली में किया, हमने जैसे पश्चिम बंगाल में किया, ऐसे करना चाहिए तो ये हारेंगे। वरना तुम्हारे वोट डिवाइड हो गए, इनका 32% वोट फिक्स है, लेकिन तुम्हारे पास तो फिर कितना 68% वोट बचते, तो उसका उपयोग करिए ना आप और वो वोट एक तरफा दीजिए, चाहे वो उम्मीदवार किसी का हुए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करिए। सर, मैं आज़ाद मैदान कवर कर रहा था, तभी राकेश टिकैत जी और योगेंद्र यादव जी मुंबई आए थे। सर, हमने देखा कि आपने राकेश टिकैत जी से संवाद किया, योगेंद्र यादव जी के साथ संवाद किया। तो सर, क्या चर्चा हुआ आपका उनके साथ? देखिए, वो हमने तो देश के बारे में चर्चा हुई, वो सब सकारात्मक चर्चा हुई है। वो भी सब चाहते हैं कि हम लोग सबको एक होके और हमारे देश को बचाना है। हम लोग को देखिए, कोई भी किसी की भी सत्ता हो, चाहे कारून हो, फिरौन हो, नमरूद हो,
रावण हो, किसी की भी सत्ता, कितना भी बड़ा शहंशाह हो, कितना भी बड़ा तानाशाह हो, वो सत्ता हमेशा सबकी नहीं रहती। मुगलों की सल्तनत कितने साल चली, लेकिन देखो पतन हुआ। तो ऐसे ही अभी अब इनकी पतन की शुरुआत हो चुकी है। बस हम लोग को हमारे वोट ख़राब नहीं करना है, हमारे वोट ढंग से डालना है। और देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि किसी का विरोध, देश के अंदर किसी का विरोध मत करो। जो गंदगी है, जो सांप्रदायिकता, उसका विरोध करो। जो हमको सब पता है क्या करना चाहिए, और पब्लिक अभी जाग चुकी है। आपने देखा लोग कैसे जा रहे थे, उनके पाँव में छाले पड़ गए थे। तो लोगों को मतलब जलाने के लिए, लाशें जलाने के लिए ईंधन नहीं था, न लकड़ियाँ थी। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर की लाइन लग रही थी। तो आप बदला लीजिए ना। आपके पास जो हमारे संविधान ने जो तुमको ताकत दी है वोट की, आप बदला लीजिए ना वोट डाल के। आपको अगर किसी को काटना मारना वो तो नहीं है ना। आपको तो अपना वोट का जो अधिकार है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान में अपना अधिकार दिया है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार वही है। उसके ऊपर आप बदला लो, अपने आप सबका पतन हो जाएगा। सर, यूपी में एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, और जैसे सर आपने कहा था बिहार चुनाव में कि अगर एमआईएम बिहार में चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो एक सेक्युलर ताकत है उसका हार होगा, और वैसे ही हुआ सर। आज एमआईएम यूपी में लड़ रही है, इसको आप कैसे देखते हो? एमआईएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो अपने आप को ऐसा करती है, आप किसी को भी सांप्रदायिक ताकत हो, आप सेकुलरिज्म को वोट दीजिए, संविधान को जो बचा है उसको वोट दीजिए। ये हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमुना संस्कृति है। हमने हमेशा एक भाईचारा से रहे। आज हज़ारों साल, 1500, 2000, 2500, 5000 साल हो गए, हम सब एक साथ में रहते आए हैं। चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, मुग़लों का शासन रहा हो, कांग्रेस का शासन रहा हो, जनता परिवार का शासन रहा हो, हम सब एक थे, एक है, एक रहेंगे। अगर देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा, और संविधान को बचाना होगा तो सेकुलर ताकतों को एक साथ मिल के आना होगा, और तो ही ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हारेगी। अगर सबको सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान, ये हमारी गंगा जमुना संस्कृति जो बचानी है, तो हमको सबको एक साथ में आना होगा। सर, आज जो बेरोजगारी का हम स्तर देखें वो आज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कोरोना के महाप्रकोप से। आज जो पेट्रोल डीजल का जो रेट है सर, वो भी सर 100-110 हो चुका है। तो सर आज जो युवा एक त्रास में है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में सर, यूथ प्लस पेट्रोल का जो रेट है, डीजल का रेट है, आज बढ़ते जा रहा है। यूथ घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो सर इसको आप कैसे देखते हो? पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना का वो चल रहा है। आप देख रहे हो अमेरिका की हालत का। अमेरिका में कल 10 लाख लोग थे जी, हमारे यहाँ 2.25 लाख लोग थे। तो वो कोरोना से वो रोजी रोटी थोड़ी वो होती है। उसके लिए ठोस वो करिए, ठोस नियम बनाइए, लोगों को रोज़गार दीजिए। और लोग जो परेशान हैं वो मैं 15 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, 40 लाख दे दूंगा, सब वादे मत करिए, लोगों को दीजिए। देखिए, बहुत से देशों ने, वेस्ट जर्मनी है, अमेरिका है, उन्होंने रोज़गार भत्ता वगैरह चालू किया। ऐसा कुछ चालू करिए ना। आप सबसे बात मत दिखाइए, कुछ तो ठोस कुछ करिए। मेरी ये आप लोगों से उम्मीद है। और अगर हमारी सरकार होती तो देखिए, हमने किसानों के लिए जितना किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। हमने मज़दूरों के लिए जो किया किसी ने नहीं किया होगा। एक बीपीएल कार्ड होता है, एक आपने नाम सुना होगा, बीपीएल कार्ड होता है अनाज के बारे में। वो केसरी कलर से भी दूसरा कार्ड है, वो भी हाँ देन हमारी है, जनता दल की देन है। देवेगौड़ा जी ने, माननीय देवेगौड़ा जी ने वो कार्ड दिया था। आज उसके ऊपर लोगों को 2 किलो चावल और वो मिल रही है, वो बीपीएल कार्ड। ये हमारे प्रधानमंत्री की तो वो कार्ड को भी बंद करने की योजना है। तो ऐसा ना होवे। देखिए, अगर कोई झाड़ सूख रहा है तो झाड़ को हम ज़्यादा पानी देते, ज़्यादा खाद देते, तो जो हमारे लोग गरीब है, जो है जनता हमारी, उसको उठाना चाहिए। हमको गरीबी ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म नहीं करना है। हम नारा ये दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। गरीब मत हटाओ, गरीबी हटाओ। मेरा जो भी ताकत है शासन प्रशासन से कि गरीबों के पक्ष में न्याय करिए। और ये हमारा जो जनता परिवार है हमेशा गरीबों और मजदूरों के साथ में खड़ा हुआ है। आप 1977 से देख लीजिए, और आज 2022 हो गया, तो भी हमने हमेशा मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा, ईमानदारों का साथ नहीं छोड़ा, किसानों का साथ नहीं छोड़ा। हमारी ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम गरीबों के साथ में। हमने अगर समझौता किया होता तो आज हम भी सत्ता में होते, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया सत्ता से। हम हमेशा मजदूर और किसानों के साथ में रहे और रहेंगे। 2-3 महीनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है,
तो सर आपका जनरल सेक्युलर का क्या रणनीति है बीएमसी चुनाव को लेकर? देखिए, हम 25 से 30 सीट लड़ने वाले हैं, हमारी ज़्यादा ताकत नहीं है। देखिए, हम पैसा नहीं दे सकते। आज लड़ाई 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की लड़ाई है, हम उतना पैसा नहीं दे सकते। हम तो 25-50 हज़ार में लड़ने वाले लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल से लाख खर्चा करेंगे। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, पूरे मुंबई वासियों से मेरी नर्म निवेदन है कि देखिए, आप 500, 1000, 2000, 5000 में मत बिकिए, आप अच्छे सेकुलर लोगों को वोट दीजिए। हमारे शरद राव, मृणालताई गोरे, निहाल अहमद जैसे लोग होते थे शासन प्रशासन में, तो आपके लिए आवाज़ उठाने वाले लोग होते थे। हमको अगर 10 सीट भी मिलती है, 5 सीट भी बम्बई में मिलती है, हम परिवर्तन कर देंगे, हम नाक में इनके नकेल डाल देंगे। हम वो लोग हैं। हमने कभी हालातों से समझौता नहीं किया। हम हमेशा डट के गरीबों के लिए ही लड़े हैं, हमेशा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। वो हार जीत को हमारा वो नहीं है, कोई मकसद नहीं है कि हार गए और हम कभी ख़त्म नहीं होने वाले लोग हैं। हमारा समाजवाद पूरे वर्ल्ड में है, हमेशा रहेगा। जैसे संविधान हमारा है, वैसे समाजवाद भी हमारा रहेगा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे बम्बई वासियों से कि हमको वोट दे के अब कम से कम हमारी 5 सीट तो निकालिए। जी जी सर, अभी बीएमसी चुनाव है तो मैं काफ़ी मलाड के और दादर के, शिवड़ी के कई इलाकों में घूम रहा था। तो मैं लोगों को पूछ रहा था जो स्लम्स पॉकेट में रहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ। तो कहते हैं कि इलेक्शन के समय जो उम्मीदवार हमें पैसा देता है और वो जीत जाता है, तो वो फिर हम उनके पास जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद कि हमारे क्षेत्र का ये काम कीजिए, शौचालय का काम कीजिए, सड़क निर्माण का कार्य कीजिए। तो वो कहते हैं अरे आपको तो पैसा दिया गया था। तो सर आज जो इलेक्शन के पहले, एक दिन पहले जो पैसा बांटे जाते हैं, उसके बाद जो नगर सेवक चुनकर आते हैं वो कार्य नहीं करते, सर इसको आप कह सकते हो? क्योंकि जनता दल सेक्युलर एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ना पैसा देकर कभी चुनाव लड़ा, लोगों के पैसे लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जनता के हित में हमेशा कार्य किया है। तो सर आज जो राजनीति का दृष्टिकोण बदला है, सिनेरियो बदला है, इसको आप कैसे देखते हो? पहले हम लोग जब सत्ता में थे यहाँ पे, हमारी कुलाबा से लेके और थाना तक सीट हमारी सब 7 सीट आती थी। पांचों जितनी भी सीट है, 5-6 सीट थी, सबकी सब मतलब एमपी की सीट वो पूरी आती थी, एमएलए की सब सीट आती, कॉरपोरेशन में भी हम लोग थे। हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। हमारा मृणालताई का, पाबा सामंत का, हमारे लोगों का, विवेक खाड़े, सोहन सिंह कोहली, शरद राव, इनका नारा होता था कि 2-4 रोटी लाइए, 2 खुद खाइए, 2 बाजू वाले को दीजिए। और हमने कभी ईमानदारी रहे, कभी देखिए, आज मैं 35-40 साल से मैं जनता परिवार के साथ में जुड़ा हूँ। मैं भी गरीब बस्ती में, झोपड़ी में, मेरे गरीब बस्ती में रहता हूँ। ऐसे हमारी मृणालताई थी, वो भी गरीब बस्ती में रही है। और शरद राव जी थे, वो गरीब बस्ती में रहे। विवेक खाड़े थे, सोहन सिंह कोहली थे। सोहन सिंह कोहली 6 बार जीते बीएमसी का चुनाव, 6-7-8 बार, लेकिन कभी उन्होंने बेचारे झोपड़े से कभी वो नहीं आए। और आज मैं देख रहा हूँ कि नगर सेवक बनते ही उसके पास मर्सिडीज़ कार आ जाती है, उसके पास बड़ा बंगला आ जाता है। कहाँ से? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मैं तो 40 साल से हूँ, मैंने एकदम सत्ता देखी मैंने हमारी। जब मृणालताई को देखने के लिए लोग हज़ारों लोग रोड पे खड़े रहते थे। टोपी वाले बंगला से जब मृणालताई निकलती थी, हज़ारों लोग रोड पे खड़े रहते थे। उन्होंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। उन्होंने जो किया है, शायद बम्बई के लिए इतिहास के अंदर उनका नाम अमर होना चाहिए। उनके नाम पे पुल भी बना है, ये आघाड़ी सरकार ने उनके लिए थोड़ा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे ईमानदार बनिए। मधु दंडवते जी थे, परमिला ताई थी, निहाल अहमद जी थे, ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हुए। लोगों के पास है ही नहीं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग आज पूरा विश्व उनको जानता है, पूरे विश्व में उनके नाम की पढ़ाई होती है। तो मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उससे हूँ। रामविलास पासवान है, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद, हमारी देन है। तो आज देवेगौड़ा जी जो काम कर रहे हैं कर्नाटक में, आप जाके देखिए, आज देवेगौड़ा जी एकदम सिंपल सादा, एकदम रोड के ऊपर घूमते, उनको कोई ज़रूरत नहीं सिक्योरिटी की, ना हमारी मृणालताई को ज़रूरत नहीं। हमारा किसी भी आदमी को पूरी दुनिया में सबसे कम, अगर किसी के प्राइम मिनिस्टर हुए तो पूरी दुनिया में सबसे कम जिसकी सिक्योरिटी थी वो हमारे मोरारजी बापू थे, हमारे देवीजी गौड़ा थे, हमारे इंद्र कुमार गुजराल थे। आज तो जेड प्लस फलाना धमाका क्या क्या सिक्योरिटी होती है, करोड़ों अब्जों रुपये खर्चा होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वीपी सिंह के सिर्फ 8 बॉडीगार्ड थे। तो ये हम लोग को किसी का डर थोड़ी है। जनता के द्वारा हम चुने गए लोग हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए मर जाएंगे। ये है। तो अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, आप 500-1000 रुपया मत देखिए, अच्छे लोग को चुनिए, देखिए आपका काम होता है कि नहीं होता है। करेक्ट सर, आखिर में देश में शांति बनाए रहे, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आपका रहेगा देशवासियों के लिए? और सर जो देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, इसको आप कैसे देखते हो? हम ये गंगा जमुना संस्कृति है,
आज 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, 2-3-4 करोड़ क्रिश्चियन है, 1.5-2 करोड़ ईसाई है, पारसी है, सिख है, 4-4.5 करोड़ सिख है। तो ये किसी को कोई किसी को मान नहीं सकता है, इसलिए हमें भाईचारा से रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना। ये हमारा देश संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों का देश है। यहाँ पे एक तरफ ख्वाजा जी है तो एक तरफ वैष्णो देवी है, एक तरफ हमारा माहिम में चर्च है, एक तरफ सिखों का गुरुद्वारा है। तो यार ये सब छोड़ के ये इनके ऊपर काबू होना चाहिए। सरकार को जो गलत बोलता है उसके ऊपर एक नया लॉ ला के, सबसे पहले तो दंगा विरोधी एक लॉ आना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में पास हुआ है, एक कलकत्ता में पास हुआ है, तो इससे पूरे लॉ ला के इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। देखिए संतों का काम किसी को, उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होना चाहिए। या तो अगर वो ऐसा काम कर रहा, लड़ाने का काम कर रहा था, वो संत नहीं है, उसकी जांच होना चाहिए। तो मैं ये देशवासियों से मेरा नर्म निवेदन है नए साल में 2022 में कि अपनी संस्कृत, गंगा जमुना संस्कृत को मजबूत बनाइए और ऐसे लोग जो है ऐसे लोग को मजबूती से जवाब दीजिए। उसके लिए लॉ लाइए, कानून लाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है पूरे हिंदुस्तान वासियों से, मेरा एकदम वो है कि अपनी संस्कृत को बचाइए। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृत हमारी है, ये गंगा जमुना संस्कृत है। आप लोग सब मिल के रहिए, भाईचारा बनाए रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कीमती समय में से आपने समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।